11th क्लास हम लोगों ने स्टार्ट किया था मूल कॉन्सेप्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहला चैप्टर, इसके 3 वीडियोस हमने बनाए थे बच्चे। आज जो डिस्कस करेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपके स्कूल में भी आएंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है, आसान सा है। आप देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन। सबसे पहले किसी कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है और उसका परसेंटेज क्या है, ये आप कैसे फाइंड करोगे। देखो, मास ऑफ एलिमेंट इन ए गिवन कंपाउंड के लिए जब आप परसेंटेज मास निकालोगे तो पहले उस एलिमेंट का मास लिखेंगे ऊपर, जितने भी एलिमेंट्स हैं। जैसे कार्बन 6 है तो 6 इंटू 12 करोगे अपॉन उस पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास, दैट इज मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और इंटू 100। समझ में आया कि नहीं आया। परसेंटेज ऑफ, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे सपोज करो आपके पास मीथेन है, तो मीथेन एक मॉलिक्यूल हो गया, तो पहले आप उस मीथेन का मोलर मास निकाल लो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, बोलिए 12, और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 का कितने हो गए 4, तो 12 प्लस 4 कितना हुआ 16। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ मीथेन क्या आ गया 16 आ गया। अब आपको परसेंटेज निकालना है, किसका, कार्बन का भी निकालना है और हाइड्रोजन का भी निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए वेट ऑफ कार्बन ऊपर रखिए, कार्बन का वेट कितना लेते हो आप 12 अपॉन टोटल जो मोलर मास है आपका, तो 12 अपॉन 16 इंटू 100, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन आ गया। व्हाट अबाउट हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए वेट ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन आपके पास 4, तो 4 हो गया, 4 अपॉन 16 इंटू 100। देखिए, तो मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास इंटू 100। तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। अब फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन ग्लूकोज। बताइए बच्चे, ग्लूकोज क्या होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6। क्या आप इसका मोलर मास जानते हो, तो यस, इतना ग्राम पर मोल होता है। अब अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो कार्बन टोटल कितने हैं इसमें 6, तो 6 इंटू 12 अपॉन 180 इंटू 100। 6 कार्बन है और एक कार्बन का वेट कितना होता है 12, तो 6 इंटू 12 अपॉन टोटल मास ऑफ ग्लूकोज 180, और जो कि आप क्या निकालो परसेंटेज, तो इंटू 100 कर दीजिए। तो आपको क्या मिल गया बच्चे, देखिए 40%। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज अगर आपके पास है तो उसमें कार्बन का परसेंटेज क्या है 40%। गेटिंग माई पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत मुश्किल नहीं है बच्चों। तो अब आप बताइए, अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या करोगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन ऊपर जाएगा कितना 12, नीचे क्या आएगा 180 इंटू 100। तो क्या रिजल्ट मिला आपको, देखिए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 12 अपॉन 180 इंटू 100। सॉल्व करिए, क्या मिला आपको 6.66%। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का परसेंटेज ग्लूकोज में 6.66%। कैसे फाइंड किया, तो आप ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन है 12, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो 12 अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास कितना 180 इंटू 100, दैट इज 6.66 आ गया। व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए बच्चे, ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितने होते हैं C6H12O6, मतलब ऑक्सीजन आपका 6 है। क्या आप जानते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, बताइए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है बच्चों, तो 16 इंटू 6 आ गया वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल वेट कितना 180 इंटू 100। सॉल्व करिए, क्या आ गया 53.33%। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज में कार्बन का परसेंट कितना 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है बच्चे 6.66%। व्हाट अबाउट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 53.33%। अब आप देखिए, बहुत ही सिंपल सा
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले इसका आप क्या निकालो, मोलर मास। कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, टोटल कितने हो गए 100, तो मोलर मास आ गया 100। मोलर मास ऑफ कैल्शियम इज 100। अब परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है, कैल्शियम, तो 40/100 इंटू भाई 100, तो 100 कैंसिल हो गया, ये मिला आपको 40%। यहाँ पे कार्बन के लिए 12 चूंकि कार्बन एक ही है आपके पास, 12/100 इंटू 100, ये 12% आ गया। और व्हाट अबाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितने, 3, एक ऑक्सीजन क्या होता है 16, तो 3 क्या हो गया 48, तो 48/100 इंटू 100, क्या ये समझ में आ गया आपको, 48%। तो जिस एलिमेंट का आपको परसेंटेज निकालना हो उसका वेट आप रखें ऊपर अपॉन टोटल वेट और इंटू 100, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एग्जैक्टली कौन कौन से एलिमेंट कितने प्रेजेंट हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स आपको बताना है फॉर्मूला में। कौन से फॉर्मूला में, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। तो वैसा फॉर्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम बताए एक मॉलिक्यूल में, हम उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। देखिए कहा गया दोज फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट, दोज फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर, ये ध्यान देना बच्चों, एक्चुअल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल, actual number of each individual atom in any molecule is called molecular formula। तो आप देखिए जैसे ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज में कार्बन कितने 6, हार्डन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 6, और एक्चुअली यही होता ही है। बेंजीन में कार्बन 6, हार्डन 6, ये भी होता है। और फॉर्मिक एसिड है तो कार्बन 1, हार्डन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन, एंड जो फर्स्ट वन था वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कहलाएगा। तो दोज फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम इन एनी मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये 1-2 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछेगा बच्चों, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछ सकता है, डिफाइन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट वन इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो कहा गया कि वैसा फॉर्मूला जो ये बताए कि उस मॉलिक्यूल में स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम क्या है विद इन मॉलिक्यूल, उसे आप कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। फिर समझिए वैसा फॉर्मूला जिसमें आपको ये पता चले कि जो एलिमेंट्स है उनका स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या है। तो देखो दोज फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ constituent atom within the molecule। तो ये मेन है आपका smallest whole number ratio of constituent atom within the molecule is called empirical formula। इसको आप ऐसे समझिए, ये आपके पास है ग्लूकोज C6H12O6। अब इन तीनों का रेशियो निकालिए, कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो सबको 6 से डिवाइड कर दो, तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, तो ये क्या आ गया आपका कार्बन 1 CH2O, तो CH2O ये क्या आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। व्हाट अबाउट बेंजीन, तो कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो क्या आएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाओगे तो CH, तो CH इज एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ बच्चे हमारे पास है C4H8, इसको हम ब्यूटीन बोलते हैं, ब्यूटीन, तो क्या आप इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बता सकते हो, तो यस, क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड कर दो C और ये H4, तो CH4 क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटीन, दैट इज C4H8।
तो समझ में आ गया बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, बहुत मुश्किल नहीं है ये। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना बच्चे, आप ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपको अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन में प्रोवाइड कर दूं कि गिवन कंपाउंड में ये एलिमेंट है और इसका परसेंटेज ये है, तो आप उस परसेंटेज की मदद से एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो। और अगर मैं उस कंपाउंड का मोलिकुलर मास बता दूं या वेपर डेंसिटी बता दूं, तो फिर आप उनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। लेकिन उसका देखिए कैसे सीक्वेंस है, उसको हम फॉलो करेंगे, देन फाइंड करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन की मदद से हम क्या एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करें, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, राइट एलिमेंट इन फर्स्ट कॉलम। आप कॉलम बनाएंगे तो पहले कॉलम में एलिमेंट का नाम होगा, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, व्हाटएवर जो भी हो। और दूसरे कॉलम में जो भी परसेंटेज आपको दिया जाएगा, परसेंटेज आप वो लिखेंगे। थर्ड कॉलम में राइट एटॉमिक नंबर इन थर्ड कॉलम, राइट एटॉमिक नंबर इन थर्ड कॉलम। आपको पता होगा एटॉमिक नंबर किसका क्या है भाई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ये है, राइट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इन फोर्थ कॉलम। तो आप करना क्या बच्चों, जो परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, जो परसेंटेज गिवन है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दोगे, तो आपको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम मिल जाएगा और इसे हम फोर्थ कॉलम में प्लेस करेंगे। आइए फिफ्थ कॉलम में क्या करोगे बच्चों, तो डिवाइड बाय द लीस्ट इन फिफ्थ कॉलम। डिवाइड बाय द लीस्ट मतलब ये कि जैसे आपने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मोलर मास से डिवाइड किया और तीन एलिमेंट है, तीन वैल्यू आई, उन तीन वैल्यू में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उनसे बाकी सबको डिवाइड कर दीजिए। नहीं आया समझ में, तो देखिए एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, सिक्स पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मेक होल नंबर। जैसे मान लीजिए आपने लिस्ट से डिवाइड करने के बाद जो तीन वैल्यू मिला, एक आपका 1.5 है, दूसरा 2 है और ये 3 है, ये होल नंबर तो नहीं है। तो इसे होल नंबर बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1.5 अगर किसी एक में आया तो सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो ये क्या हो गया 3, 4, ये 6, ठीक है। अगर 1.25 है तो सबको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिमिलरली अगर 1.3 है तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा 4, 6 एंड 9, ठीक है। तो मेक होल नंबर आप क्या करेंगे, ये तीन चीजें आप ध्यान देना बच्चों, जनरली यही आता है आपका 1.5, 1.25 एंड 1.33। तो 1.25 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 1.5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 1.33 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करिए। रिलेटिव, उसके बाद आइए, ये है रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, तो देखो बच्चों, कहा गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। अरे अब ये n क्या है, तो n इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट। तो जो मॉलिक्यूलर मास होगा और जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनके वेट को आप सम कर लें और मॉलिक्यूलर वेट को अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला से आप डिवाइड कर देते हैं वेट से, तो आपको n मिल जाएगा। उस n की वैल्यू को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो देखिए बच्चे, ये जो सीक्वेंस है इनकी मदद से आप क्या करोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर पाओगे इन द गिवन परसेंटेज कंपोजिशन। तो क्या इस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। अब फर्स्ट कॉलम में आपको एलिमेंट लिखना है, सेकेंड कॉलम में आपको परसेंटेज, थर्ड में आपको क्या लिखना है बच्चों, जो उनका एटॉमिक मास होता है, फोर्थ इंपोर्टेंट है आपका
आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालेंगे, जो भी परसेंटेज गिवन होगा उसको उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। 3 वैल्यू मिलेगी, उनमें जो सबसे छोटा होगा उनसे सबको डिवाइड कर दीजिए, तो वो हो गया। अब उसके बाद जो वैल्यू आएगा, अगर होल नंबर है तो नो प्रॉब्लम, अगर 1.5 आ गया तीनों में या चारों में जो भी है, एक 1.5 आ गया तो आप सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1.25 आया तो सभी को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर 1.33 आया तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अब आइए रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल एंड मोलेकुलर फॉर्मूला। तो मोलेकुलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n, और n क्या है, मोलेकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला वेट। अब कहोगे इंपेरिकल फॉर्मूला वेट क्या होता है, आप बताइए ग्लूकोज का मोलेकुलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसका वेट निकालो कितना आएगा, 180। और ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, CH2O। तो कार्बन कितना, 12, हाइड्रोजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 16, तो टोटल कितने हो गए, 30। तो 180 अपॉन 30 कितना आ गया, 6। वो 6 n की वैल्यू आ गई नहीं। और जो इंपेरिकल फॉर्मूला आपका CH2O है, क्या इंपेरिकल फॉर्मूला, मान लीजिए CH2O है, इसको अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, C6H12O6। C6H12O6 बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन है बच्चों, इस पे देखिए कि अ कंपाउंड हैज 93.7% कार्बन एंड 6.29% हाइड्रोजन, इट्स मोलर मास इज 128 ग्राम पर मोल, कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला पहले निकालना ही पड़ेगा। नहीं, फिर से क्वेश्चन आप देख लीजिए बच्चों ध्यान से कि अ कंपाउंड हैज 93.7% कार्बन, 6.29% हाइड्रोजन, और मोलर मास है 128 ग्राम पर मोल। तो आपको निकालना है क्या है, मोलेकुलर फॉर्मूला। तो मोलेकुलर फॉर्मूला से पहले आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा, जो भी आपको सीक्वेंस बताया गया था। अब उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहले कॉलम में आपको लिखना था एलिमेंट, तो कार्बन हाइड्रोजन लिख दिया हमने। दूसरे में लिखना था परसेंटेज, 93.7%, 6.29%, ये भी लिख दिया हमने। थर्ड में लिखना था आपको एटॉमिक वेट, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना, 12, हाइड्रोजन कितना, 1। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम के लिए मैंने क्या बोला आपको, परसेंटेज को मोलर मास से डिवाइड करना है। तो परसेंटेज कितना, 93.7% अपॉन 12, सॉल्व करने पे ये क्या है बच्चे, 6.80, और 6.29 अपॉन 6.29 तो 6.29 अपॉन ये 1 करना है बच्चे यहाँ पे, चूंकि आप हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको क्या करिए, 1, तो इक्वल टू क्या आ गया, 6.29। अब आप ये देखो कि इन दोनों में विच वन इज लीस्ट, कम कौन है, तो 6.29 कम है, तो इससे इन दोनों को डिवाइड करिए, ठीक है। तो 7.80 अपॉन 6.29, सॉल्व करने पे क्या मिला, 1.25, और 6.29 अपॉन 6.29 तो 1 होता ही है। फिर आप देखिए मेक होल नंबर, था ना कि आपको होल नंबर बनाना है भाई, तो 1.25 मैंने कहा था कि उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1.25 इंटू 4 और 1 इंटू 4, तो ये आ गया कितना, 5, और ये कितना आ गया, 4। देखिए कार्बन कितना आ गया, 5, हाइड्रोजन कितना आ गया, 4। नहीं समझे, फिर से एलिमेंट आपको लिखना है फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड में परसेंटेज लिखना है बच्चों, थर्ड में एटॉमिक नंबर, फोर्थ में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो जो भी परसेंटेज गिवन है उसको आप अगर मोलर मास से डिवाइड कर देते हो तो वो आपका रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ जाएगा, दैट इज 93.7 अपॉन 12 गिव्स 7.80, ठीक है। और 6.29 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 6.29 ही आएगा। अब इन दोनों में जो कम होगा, लीस्ट होगा, उनसे दोनों को डिवाइड करेंगे, तो 7.80 अपॉन 6.29 दैट इज इक्वल टू 1.25, और 6.29 अपॉन 6.29 इक्वल टू 1, तो 1.25 और ये क्या है, 1 है, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा 4, ठीक है बच्चों। इसका मतलब कार्बन कितना आ गया आपका 5, हाइड्रोजन कितना आ गया 4, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या मिल गया, C5H4, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया C5H4। अब इसका वेट निकालो, इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट निकालो बच्चे, कार्बन 5 है तो 12 इंटू 5
कितना 60 और 4 हाइड्रोजन के लिए। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट क्या आ गया बच्चे 64। द एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट इज इक्वल टू 64। अच्छा अब आपको n निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन था अपॉन 64 दैट इज इक्वल टू 2। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट था बच्चों एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था C5H4 इंटू 2 तो C10 देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो C10H8 आ गया। तो इसे कौन सा फॉर्मूला बोलेंगे आप बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चे एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू C5H4 एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू C10H8। क्या ये सिंपल नहीं है? बहुत आसान है बच्चों। आई होप आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बताइए। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं आप इसे सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। तो देखिए बच्चों ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन बिलोंग करता है। जब आप हाफ ईयरली दोगे तो इसमें से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मोस्टली ये क्वेश्चन देते हैं स्कूल वाले, नहीं चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो। देखिए क्या है डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। फिर से देखिए डिटरमिन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। आयरन का कोई ऑक्साइड है उसका आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है। नहीं जैसे आयरन का ऑक्साइड क्या क्या होता है FeO, Fe2O3, Fe3O4 बहुत सारे होते हैं। ये कौन सा है ये डिसाइड होगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग। तो लेट्स सी बच्चों आयरन पहले आपको लिखना है एलिमेंट तो आयरन ऑक्सीजन लिखा। परसेंटेज कितना 69.9 और 30.1। क्या आप जानते हो आयरन का एटॉमिक मास 56 होता है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कितना 69.9 अपॉन 56 और 30.1 अपॉन 16 ये आ गया 1.25 ये आ गया 1.88। 1.25 एंड 1.88 1.25 अपॉन 1.25 करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। चूंकि 1.25 आपका लीस्ट है ना बच्चों। 1.25 क्या है लीस्ट है और लीस्ट से दोनों को डिवाइड करना है। तो 1.25 अपॉन 1.25 दैट इज इक्वल टू 1 और 1.88 अपॉन 1.25 तो 1.88 को अगर 1.25 से डिवाइड करोगे तो ये 1.5 आ जाएगा बच्चे। तो आप देखिए होल नंबर बनाने के लिए आपको 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आयरन क्या हो गया 2, ऑक्सीजन क्या हो गया 3। तो आंसर क्या आ गया Fe2O3। तो ये आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चों इसको एकदम रट डालना आप। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकता है। नहीं आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस गेव फॉलोइंग परसेंटेज। सोडियम कितना परसेंट है बच्चों 43.4%, कार्बन 11.3% एंड ऑक्सीजन आपका है 45.3%। देख लीजिए A substance on analysis gave following percentage: sodium 43.4%, carbon 11.3% और जो रेस्ट बचा that is 45.3% ये है आपका ऑक्सीजन। तो चलिए अब देखते हैं। अब बहुत कुछ सीख चुके हैं आप। सोडियम कार्बन ऑक्सीजन परसेंटेज गिवन है तो डायरेक्ट आप निकाल दो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 और कार्बन के 12 ऑक्सीजन 16। तो इन तीनों परसेंटेज को हमने डिवाइड किया तो पहला मिला 1.88, दूसरा 0.94 और तीसरा मिल गया 2.83। अब आप बताइए इसमें लीस्ट कौन सा है बताओ। ये है ये है ये है ये रहा। तो इससे तीनों को क्या करना है डिवाइड करना है। 1.88 को 0.94 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिलेगा और 0.94 अपॉन 0.94 इक्वल टू 1 और 2.83 अपॉन 0.94 इक्वल टू 3। तो आप देखिए सोडियम कितने आ गए 2 तो Na2, कार्बन कितने 1, ऑक्सीजन कितने 3। तो ये आपको मिला Na2CO3 Na2CO3 जिसको आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो बच्चों, सोडियम कार्बोनेट। तो आई होप
ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा, उसी पे बेस्ड है। अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। आप खुद ट्राई करिए। मैग्नीशियम 9.76% है बच्चों। आप देख लीजिए सल्फर 13.01%, ऑक्सीजन 26.01% एंड वाटर, घबराना मत, ये वाटर है बच्चे। तो वाटर का परसेंटेज गिवन है कितना, 51.22%। फाइंड व्हाट एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो चलिए बच्चे आप लोग सॉल्व करिए, पेन पेपर निकालिए। मैग्नीशियम 9.76%, सल्फर 13.01%, ऑक्सीजन 26.01% और वाटर आपका है 51.22%। ये मैं चाह रहा हूं कि आप खुद ट्राई करो। मैं आपको इसके लिए टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का, आप फटाफट सॉल्व करिए। पहले एक कॉलम बनाओ, फर्स्ट कॉलम, उसमें क्या लिखोगे आप, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन एंड वाटर। सेकेंड कॉलम बनाइए, उसमें जो परसेंटेज गिवन है वो लिखिए। फिर थर्ड कॉलम बनाओ बच्चे। थर्ड कॉलम में आप क्या लिखोगे, जो भी मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन इसका वेट है। आप जानते हो मैग्नीशियम का वेट होता है 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 और वाटर 18। ठीक है। फिर आप रिलेटिव नंबर ऑफ एटम फाइंड करिए। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे फाइंड करोगे बच्चे, परसेंटेज अपॉन, बोलिए परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो परसेंटेज कितना है, 9.76 अपॉन 24, 13.01 अपॉन 32, 26.01% अपॉन 16 और 51.22 अपॉन 18। ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, आपको 4 वैल्यू आएंगी। इनमें आप चेक करिए लिस्ट कौन सा है, उस लिस्ट से आप चारों को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद फिर 4 वैल्यू आए, अगर होल नंबर है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको होल नंबर बनाएंगे। तो बताओ अगर 1.25 कोई एक आ गया तो आप 4 से मल्टीप्लाई करना, 1.33 आया तो 4 से मल्टीप्लाई करना, और 1.5 आया तो आप 2 से मल्टीप्लाई करना। तो जरा सोचिए और बताइए क्या क्या आया। मैग्नीशियम 9.76, सल्फर 13.01, ऑक्सीजन 26.01 एंड वाटर 51.22%। तो आई होप आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं आपका क्या आंसर आया और एक्चुअल आंसर इसका क्या है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन है मैग्नीशियम 9.76%, 13.01%, 26.01% एंड 51.22%। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 एंड वाटर 18। तो 9.76 अपॉन 24 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.406, ये भी 0.406, और 26 अपॉन 16 करोगे तो 1.625 आएगा, और 51 अपॉन 18 करोगे तो 2.84 आएगा। अब ये बताइए इनमें लिस्ट कौन सा है। तो लिस्ट यही तो है, ये दोनों लिस्ट है। तो आप इसको इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको इसी से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, और 1.625 को अगर 0.40 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 4 आएगा, और 2.846 को अगर आप 0.40 से डिवाइड करोगे तो ये 7 आएगा। दैट मीन्स कि मैग्नीशियम कितना आ गया 1, सल्फर कितना आ गया 1, ऑक्सीजन कितना आ गया 4 और वाटर कितना आ गया 7। तो आंसर क्या आ गया, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको आप इसमें यूज करते हो। हमारे पास है ये वेपर डेंसिटी। व्हाट डू मीन बाय वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ गैस 1 अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस 2। मतलब आप किसी के रिलेटिव में आप बताते हो, नहीं कि डेंसिटी ऑफ गैस 1 को अगर डेंसिटी ऑफ गैस 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू गैस 2।
नहीं? तो अब इसी को आप फॉर्मूला बेस लिखेंगे, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। ये 2 हाइड्रोजन के लिए होता है। अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2 फॉर हाइड्रोजन। अगर आप रेफरेंस में हाइड्रोजन लेते हो तो मोलर मास इक्वल टू क्या आ गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो सम टाइम वेपर डेंसिटी आपको गिवन होगा, आप उनको 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकाला ना, मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हो और इसमें आपको मोलर मास दिया होता है, तो सम टाइम मोलर मास नहीं देकर आपको वेपर डेंसिटी देगा, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। ठीक है, तो इस पे बेस्ड देखते हैं। जैसे आपसे एक सवाल पूछा गया, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर कुछ नहीं बोले तो रेफरेंस हमारा हाइड्रोजन होगा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? अगर कुछ भी नहीं बोला गया दैट मीन्स कि रेफरेंस हमारा हाइड्रोजन होगा। तो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी इक्वल टू SO2 का मोलर मास, सल्फर कितना 32 और O2 है तो ये भी 32, तो कितना आ गया भाई, 32 प्लस 32 दैट इज 64/2, तो ये आ गया 32। तो वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 क्या आ गया, 32। अब आप देखिए कहा गया कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन। क्योंकि यहाँ पे मीथेन मेंशन कर दिया गया है, तो इस केस में मोलर मास ऑफ मीथेन नीचे आएगा बच्चों। क्या आप जानते हो इस मीथेन का मोलर मास कितना होता है, 16, और SO2 का मोलर मास कितना होता है, 64। तो 64/16 करेंगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा भाई, 4। तो वेपर डेंसिटी आ गया, वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 विथ रिस्पेक्ट टू मीथेन इज 4, और विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कितना था आपने देख लिया, 32। तो याद रखना बच्चों, जिसके रिस्पेक्ट में बोले उसके मोलर मास को नीचे रखेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बोला तो फिर आप कंसीडर कर लेंगे ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 होता है, H2 का मोलर मास कितना 2, तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2, गेटिंग और नॉट। तो आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस ऑक्यूपाई 5.6 लीटर एट STP कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी। यदि यहाँ पे किसी का रेफरेंस लिया नहीं है इसलिए आप हाइड्रोजन ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बात आपसे कही गई है कि 16 ग्राम ऑफ कोई अननोन गैस है, हमें नहीं मालूम कौन सा गैस है, और 16 ग्राम का जो वेट आ रहा है वो 5.6 लीटर आ रहा है एट STP, तो कैलकुलेट इट्स वेपर डेंसिटी। तो जैसा कि आपने पढ़ा था बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में कि 26.4 लीटर अगर कोई भी गैस है आपका STP पे तो वो 1 मोल कहलाएगा, और 1 मोल का मास ही तो मोलर मास कहलाता है। नहीं, तो आप देखिए 5.6 लीटर के कोरोस्पॉन्डिंग वेट कितना है, 16 बच्चों, तो 1 लीटर में कितना होगा, 16/5.6, और इसीलिए 22.4 लीटर में कितना होगा, तो 16/5.6 इंटू 22.4 लीटर। सॉल्व किया तो 64 आ गया। इसका मतलब ये कि 22.4 लीटर अगर आपके पास अननोन गैस है तो उसका मोलर मास कितना होगा बच्चे, 64 होगा, है ना। अगर मोलर मास आपको मिल गया तो फिर आप 2 से डिवाइड करके वेपर डेंसिटी बता दो। इसका मतलब ये जो अननोन गैस आपके पास है, इस अननोन गैस का वेपर डेंसिटी कितना होगा, 32। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेंगे, हालांकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो क्या आप लोगों को परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आ गया बच्चों? क्या आप लोगों को परसेंटेज कॉम्पोजिशन समझ में आ गया? नहीं तो आप बताइए, अगर किसी एलिमेंट का परसेंटेज फाइंड करना हो किसी मॉलिक्यूल में तो आप क्या करोगे? तो आप उस एलिमेंट का वेट रखेंगे ऊपर अपॉन टोटल इनटू 100, जिसका निकालना है आप निकाल सकते हो। जैसे ग्लूकोज हमने एग्जांपल लिया था, तो पहले आप ये पता करो ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 होता है। अब हमें कार्बन का परसेंटेज बताना है, तो C6 है, तो 6 इंटू 12 अपॉन 180 इंटू 100 आ गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ व्हाट, कार्बन। अच्छा, अगर हाइड्रोजन का बताना हो तो हाइड्रोजन कितने हैं, 12, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1, तो 12 इंटू 1 अपॉन 180 इंटू 100 आ गया भाई 6.66 आया था। अब
ऑक्सीजन जो लास्ट एलिमेंट है उसके दो तरीके से निकाल सकते हो आप, या तो जो ऑक्सीजन का मोलर मास है 16 इंटू 6/180 इंटू 100 करें, या ऊपर के दोनों परसेंटेज को ऐड करके 100 से माइनस कर दो। तो ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि आप दोनों परसेंटेज को जो 40 और 4.6 आपका 6.66 था दोनों को ऐड करिए, 46.3 आ गया। अब 100 से माइनस कर दिए 53.33 आ गया। ये ज्यादा आसान है, ठीक है। तो लास्ट वाले का आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले सारे परसेंटेज को ऐड करके 100 से माइनस कर दो तो भी आपको परसेंटेज मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया तो क्या आप इससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस। क्या आप इसका मोलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं? यस, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप उसका हमें या तो वेपर डेंसिटी दीजिए या उसका मोलर मास दीजिए, फिर निकाल पाएंगे। तो आप कैसे करोगे, क्या करोगे इसके लिए? तो आप बोलेंगे फर्स्ट कॉलम में हम एलिमेंट का नाम लिखेंगे, दूसरे में परसेंटेज, तीसरे में एटॉमिक मास, चौथे में रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। अब ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। अब उसमें क्या करना है, लीस्ट चेक करना, जो लीस्ट होगा उनसे सबको डिवाइड कर देंगे। नहीं, और फिर अगर उसमें कोई होल नंबर नहीं है, जैसे मान लो कोई 1.5 आया या 1.25 आया या 1.33 आया, तो उसको होल नंबर बनाएंगे। और होल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? होल नंबर बनाने के लिए आप क्या करोगे? 1.25 वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.33 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1.5 वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आपको होल नंबर मिल जाएगा। और यहां से क्या मिल जाएगा? इंपेरिकल फॉर्मूला। जैसे इंपेरिकल फॉर्मूला मिले उसमें जो जो एलिमेंट है उसके मास को ऐड करके इंपेरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लो, और जो मोल का मास आपको दिया जाएगा या वेपर डेंसिटी दिया जाएगा, तो अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो मोलर मास मिल जाएगा। फिर आप वहां से क्या करो, एन की वैल्यू फाइंड कर लो। तो ऊपर क्या रखना है? मोलर मास। नीचे क्या रखना है? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। वहां से एन मिल जाएगा और उस एन को लाकर मल्टीप्लाई कर दो किससे? इंपेरिकल फॉर्मूला से। आपको मिल जाएगा क्या बच्चे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट आज का कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसी को, फिर कंसंट्रेशन टर्म्स। और इसमें मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा